हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया है। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। और उसका नाम है सॉल्यूशंस। वैसे तो ये चैप्टर छोटा सा है, मतलब उतना भी छोटा नहीं है, और काफी इजी सा चैप्टर है। तो इसमें हमें ज्यादा नहीं, लेकिन 8-9 लेक्चर के 10 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा टारगेट है कि कुछ 12-13 मई तक ये चैप्टर को हम लोग 15 मई तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले। जैसे कि आप जान रहे हो कि आगे के चैप्टर में आपने पूरे सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो जो चैप्टर था वो जेडब्ल्यू नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज का ये जो चैप्टर है इजी चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इनमें आपको कुछ चीजें नई पढ़नी होगी, एक्स्ट्रा पढ़नी होगी। याद रखना, आप जब टेक्स्ट बुक को रीड करोगे तो आप देखोगे कि कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए पर मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है। और पढ़ना इसलिए भी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट का रीजन ये है कि वो जेडब्ल्यू नीट में पूछे जाते हैं, इवन गुड सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि गुड सेट में 12th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस पूछा जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर को जिसका नाम है सॉल्यूशंस। पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई सॉल्यूशंस क्या होता है। याद रखना, सॉल्यूशंस जो रहते हैं वो दो कंपोनेंट से बने रहेंगे, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। लेकिन याद रखना, सॉल्यूट जो रहेगा वो सॉल्यूशन के अंदर उसका अमाउंट जो होगा वो कम रहेगा, और सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा रहेगा। इन दोनों को मिलाने पर हमको मिलता है सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर बात यह है कि यहां पर कभी जरूरी नहीं होता कि सॉल्यूट एक ही हो एंड सॉल्वेंट एक ही हो। देखिए, कभी कभार यह भी देखा जाता है कि सॉल्यूट जो होता है वो एक से ज्यादा होगा, हाँ, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। सॉल्वेंट के अंदर हम लोग सॉल्यूशन को बनाते हैं, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डालते हैं, और वो जो दोनों जब मिक्स होते हैं, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिक्सअप होते हैं, तब जाकर हमें मिलता है सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो फिर याद रखना, जब भी आपके पास एक ही सॉल्यूट है, सॉल्यूट एक ही है एंड सॉल्वेंट भी एक ही है, जब ये दोनों एक एक होता है तब जो सॉल्यूशन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब ही होता है 2, ठीक है। यानी कि यहां पर वो जो पूरा सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, इसलिए उसका नाम दिया है बाइनरी सॉल्यूशन। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सॉल्वेंट के अंदर एक से ज्यादा सॉल्यूट हम डालते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि अपने नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू पानी बनाने के लिए सबसे ज्यादा अमाउंट में हम लोग लेते हैं सॉल्वेंट, यानी कि पानी को लेते हैं, ठीक है। और वो पानी के अंदर हम थोड़ा सा नींबू मिलाते हैं, थोड़ी सी शक्कर मिलाते हैं, थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। तो यहां पर ये शक्कर, नींबू और नमक जो है, ये तीनों चीजें सॉल्यूट का काम कर रही है बच्चों, सॉल्यूट का काम, क्योंकि ये सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम है ना। सॉल्वेंट जो है, जो वाटर है, वो ज्यादा है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। और बाकी की जो चीजें हैं वो अमाउंट में बहुत कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। लेकिन इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सॉल्यूट का अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो उसमें 6 लेटर्स है, और सॉल्वेंट का अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो उसमें 7 लेटर्स है। तो जिसका स्पेलिंग बड़ा होगा वही बनेगा सॉल्वेंट, और जिसका स्पेलिंग छोटा होगा वो बनेगा सॉल्यूट। याद करने की ट्रिक है ये, ठीक है बच्चों। याद रखना कि सॉल्यूट कम होगा क्योंकि उसका जो आई मीन के जिससे वो स्पेलिंग है वो छोटा है, एंड सॉल्वेंट जो है उसका स्पेलिंग बड़ा है, तो वो होगा हाई अमाउंट में। याद करने की ट्रिक है। तो सॉल्यूशन वो रहते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर रहेगा। तो फिर ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो देखिए, सबसे पहले तो बात, हम लोग हमें इस चैप्टर के अंदर मेन 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। पूरा चैप्टर 4 टॉपिक्स में स्प्लिटेड है, ठीक है। पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इनमें से कुछ टर्म्स आप लोग 11th में मूल कंसेप्ट में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो, पर मुझे पता है आपको आता नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर पूरा डेप्थ में बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको ले जाऊंगा, और आपको मजा भी आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर की थियरी पढ़ेंगे, जिसमें आप राउल्ट्स लॉ के बारे में आपने सुना होगा, आपने हेनरीज लॉ के बारे में सुना होगा। यस बच्चों, तो वो सारी चीजें आप लोग यहां पर पढ़ोगे। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, वो कौन से होते हैं, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं तो थोड़ा मजा भी आए, ठीक है बच्चों। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाए, और नोट्स भी लिखा होगा ताकि आपको हेल्पफुल रहे पढ़ाई करने में, बोर्ड में लिखने के लिए, एंड इवन फॉर द गुड साइड जेडब्ल्यू नीट। चलिए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 मेन है जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। पहला हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की जो रिलेटिव लोअरिंग है वो हम पढ़ेंगे। फिर ईबीपी यानी कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एक ये टॉपिक पढ़ेंगे पूरा डेरिवेशन के साथ एंड ग्राफ के साथ।
फिर DFP यानी कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे जो पाई मैंने यहां पर लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग लास्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। और चौथा और आखिरी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है वॉन हॉफ फैक्टर। इस चैप्टर का चौथा और आखिरी टॉपिक जो है वो है हमारा वॉन हॉफ फैक्टर, ठीक है। इतना, यानी कि ये 4 टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहले वाले टॉपिक को, वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई उसका डेफिनेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बच्चों। देखिएगा जरा ध्यान से, आप सॉल्यूट के जितने अमाउंट को पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आप मिक्स करते हो या फिर आप पर केजी सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं। एक होता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स और एक होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टर्म है वो डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। लेकिन बच्चे खास करके फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि भाई कौन सा यूनिट जो है, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है वो डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे और इंडिपेंडेंट है। तो देखिए मैंने बहुत ही इजी वे में उसको स्प्लिट किया है। तो 2 प्रकार के टर्म्स रहते हैं। एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, यानी कि ये वाले, इस साइड वाले, ठीक है। ये यहां पर मैं लाइन बना के उसको स्प्लिट करता हूं। और दूसरी जो टर्म है मेरे प्यारे बच्चों वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। याद रखना एकदम इजी वे इसका ये है कि जो भी टर्म के अंदर वॉल्यूम बेस्ड आता है, वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो गए। यानी कि टेम्परेचर बदला तो वो टर्म का वैल्यू भी बदलेगा। और जो भी टर्म में मास आता है, मतलब कि मास बेस होता है, वो क्या होगा, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट टर्म होगा। यानी कि टेम्परेचर को बदलने पर उनकी वैल्यूज में कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स वॉल्यूम बेस्ड कौन से होते हैं। एक होता है परसेंटेज V बाई वी, एक होगा परसेंटेज W बाई वी। यहां पर V आ गया ना बेस में, ठीक है। फिर होता है मोलारिटी, फिर आएगा नॉर्मेलिटी, फिर आएगा पार्ट्स पर मिलियन V बाई वी, और उसी में एक और टाइप है पार्ट्स पर मिलियन ppm W बाई वी। फिर ये यहां पर 5 टर्म्स हो गए। छठा टर्म अपने पास यहां पर आएगा वो है फॉर्मेलिटी। ये 6 टर्म जो होते हैं बच्चे वही टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होते हैं। इनके अलावा कोई भी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते, वो सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर दिया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, तो कौन से है, परसेंटेज W बाई W है, फिर मोल फ्रैक्शन है, फिर मोलालिटी है, और फिर प्यारे बच्चों है पार्ट्स पर मिलियन वेट बाई वेट। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब में वेट क्या आ रहा है, बेस में आ रहा है ना। तो ये वेट बेस्ड टर्म्स है, तो ये कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स को शुरू करते हैं। तो पहला टर्म उसका आता है परसेंटेज V बाई वी एंड परसेंटेज W बाई वी, जो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब उसमें उसका फॉर्मूला क्या होगा A का, तो परसेंटेज V बाई वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में लेना है, ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी आपको ml में ही लेना होगा, ठीक है बच्चों, वो भी आपको लेना होगा इन द ml में ही लेना होगा आपको, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनटू आप क्या करोगे, परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं, दैट इज परसेंटेज W बाई वी, ठीक है ना, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट, लेकिन आपको लेना है ग्राम में, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर वो भी ml में लेना है, क्योंकि अभी यहां पर हमें परसेंटेज में मेजर करना है। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया होता और आपको बाकी सब डेटा दिया होता है और आपको परसेंटेज V बाई वी फाइंड करना होता है। तब आपको सपोज करने का कि वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, माय मिस्टेक, वो हो जाएगा 100 ml। तब आपको उसको 100 ml कंसीडर करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यस, फिर उसमें जो थर्ड टर्म है वो है मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर, मतलब कि पर लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको मोलारिटी बोलते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा।
जिसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे N/VL। ठीक है बच्चों, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, मोल्स का फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट होगा। ठीक है, W/m0 होगा। तो आप यही फॉर्मूला के अंदर डाल सकते हो ना, चलिए देखते हैं, यही फॉर्मूला के अंदर उसको डालेंगे। n की वैल्यू क्या है W अपन क्या आएगा m0 इंटू VL आएगा, वही चीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन ये कब होगा, जब आपने वॉल्यूम को लीटर में लिखा है तब आपको मोलारिटी का ये वाला फॉर्मूला आएगा। लेकिन जब आप उसको ml में लेते हो, वॉल्यूम को ml में लेते हो, तब आप उसको क्या करोगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब भी आपको जो भी आपका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो अगर ml में लिया है आपने, तो फिर आप ऊपर क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई विद 1000। तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला हुआ। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, और ये तीसरी फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पर उसको मैं बॉक्स कर देता हूं। ये तीन फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी में एक टर्म आता है, वो है स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ की टेक्स्ट बुक के अंदर कोई फॉर्मूला दी नहीं है, लेकिन हमें पढ़नी है। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको स्ट्रेंथ फाइंड करना पूछा होगा। तो क्या करेंगे, देखिए स्ट्रेंथ का एकदम सिंपल चीज है कि मास ऑफ सॉलिड पर लीटर है। अब वहां पर क्या था, मोलारिटी में मोल्स ऑफ सॉलिड पर लीटर था, तो स्ट्रेंथ में क्या आएगा, मास ऑफ सॉलिड। बस इतना बदलना है, अगर मोल्स आया तो मोलारिटी आएगा, और अगर मास आया तो स्ट्रेंथ आएगा। बात खत्म, एकदम इजी है। ठीक है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका फॉर्मूला बनता है S इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, ग्राम पर लीटर। इसका यूनिट क्या बनेगा, ग्राम पर लीटर, क्योंकि ऊपर ग्राम है नीचे लीटर दिया, तो ग्राम पर लीटर बन गया कि नहीं। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, S इक्वल टू W/VL आ जाएगा प्यारे बच्चों, W/VL आएगा ना। चलिए तो हम देखते हैं, अब जरा ध्यान से याद कीजिए, आपको क्या फाइंड करना है, आपको स्ट्रेंथ की फॉर्मूला फाइंड करनी है। ठीक है, आप मोलारिटी के रिलेटेड फॉर्मूला क्या फाइंड करोगे, क्योंकि जब हमें JEE में, नीट में, गुजसेट में क्वेश्चन पूछते हैं, इवन अपने बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पर स्ट्रेंथ दी होती है, और वहां पर आपको या फिर आपको क्या दिया होगा, आपको मोलारिटी दिया होगा और आपको स्ट्रेंथ फाइंड करना होगा। तो हमें एक ऐसी टर्म चाहिए, एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी दोनों का रिलेशन हो। तो हम क्या करेंगे, यही वाली फॉर्मूला के अंदर हम यहां पर कुछ ऐसा करेंगे, और हमें क्या करेंगे, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, मोलारिटी की फॉर्मूला जो है, मैं इसको नीचे उतारता हूं, यहां पर जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये मोलारिटी M इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलार मास ऑफ द, क्या आएगा, ये M0 यानी कि सॉल्यूट, मल्टीप्लाई बाय VL आ गया बच्चों। लेकिन W/VL क्या है, S इतना है, तो M इक्वल टू आ जाएगा S अपॉन M0 मेरे प्यारे बच्चों। समझे कि नहीं आप लोग। ठीक है, चलिए तो इसको आप यहां ले जाओ, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी। ये हमें स्ट्रेंथ की फॉर्मूला मिल गई। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू मोलारिटी। ये करोगे तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं, यानी कि जिसके अंदर आपको क्या करना होगा बच्चों, तो आपको मोलारिटी दिया होगा और आपको स्ट्रेंथ फाइंड करना होगा, या फिर हो सकता है कि आपको स्ट्रेंथ दिया होगा और आपको मोलारिटी को फाइंड करना होगा। तो यहां पर हमारे कुछ टर्म्स कंप्लीट हुए हैं। ठीक है बच्चों, हम अगले लेक्चर के अंदर नॉर्मलिटी के टर्म को लेंगे, नॉर्मलिटी से कंटिन्यू करेंगे। वैसे आज के टॉपिक को एक बार जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों हो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन जब एक सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। कभी कभार सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में रहता है, स्मॉलर क्वांटिटी, एंड सॉल्वेंट हमेशा लार्जर क्वांटिटी यानी कि बिगर क्वांटिटी होगा। याद करने की ट्रिक ये है, सॉल्यूट का जो स्पेलिंग है वो छोटा है तो वो कम अमाउंट में रहेगा, सॉल्वेंट का जो स्पेलिंग है वो बड़ा है तो वो ज्यादा अमाउंट में रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमें पूरे चैप्टर के अंदर 4 मेन टॉपिक्स पे फोकस करना है। ठीक है, एक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, दूसरा है वेपर प्रेशर, तीसरा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चौथा है वॉट ऑफ फैक्ट। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 4 बड़ी बड़ी थियरी है जो हमें पढ़नी है। एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, एक है ईबीपी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डीएफपी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी है, 2 टाइप के टर्म रहते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई है, जो भी फॉर्मूला के अंदर वॉल्यूम बेस्ड होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगा, और जो वॉल्यूम बेस्ड नहीं है यानी कि मास बेस्ड है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बन जाएगा बच्चों। ठीक है,
ना यहाँ पर परसेंटेज V बाई वी, अब यहाँ पर लिस्ट भी मैंने दी हुई है कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो ये सब चीजें आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, फिर ये सारी फॉर्मूला हमने डिराइव की, खास करके फॉर्मूला आपको मोलारिटी की आती है, वैसे तो परसेंटेज V बाई वी, परसेंटेज W बाई वी, और ये स्ट्रेंथ वगैरह। ये स्ट्रेंथ खास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये JEE नीट के लिए है और है गुजसेट के लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन के निकलता है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक के अंदर दिया नहीं, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, याद रखना ये आपको क्या करना है। अब हमारा ये टॉपिक आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, हम लोग ट्राई करते हैं 10 या 15 मई तक ये चैप्टर को कंप्लीट करें, सब कुछ हम लोग प्रॉपरली लाइन टू लाइन कट टू कट टेक्स्ट बुक का पढ़ेंगे, साथ में हम लोग JEE नीट के टॉपिक भी है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको काम करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको इसको 2 बार लिखना है, एक बार नहीं 2 बार लिखना है, और आपको मुझे फोटो भेजनी है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी चैप्टर है जो हमें करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म को अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप इसके अंदर कमेंट भी कीजिए, आप कमेंट नहीं करते हो मैंने देखा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिलते हैं, गुड बाय एंड टेक केयर।